नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको पता है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज चौथा दिन है, लेकिन किसानों के ऊपर सरकारी दमन का सिलसिला लगातार जारी है। कल बैठक हुई, 3 केंद्रीय मंत्री उसमें मौजूद थे, लेकिन वो बैठक जो है पूरी तरीके से बेनतीजा ही साबित हुई, क्योंकि किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पे कानूनी दर्जा दिया जाए, तो वहीं सरकार इस पर कमेटी बनाने की बात कह रही है और इसीलिए कल की बातचीत भी बेनतीजा ही रही है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद की कॉल दी गई थी, ग्रामीण बंद की कॉल दी गई थी। अलग अलग जगहों पर हमने इसका बड़ा असर देखने के लिए हमें इसका मिला। लेकिन वहीं आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री भी हरियाणा में है और वहां पर वो बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास के साथ साथ वो घोषणाएं वहां पर कर रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है, जाहिर सी बात है, घोषणाओं की पूरी लड़ी जो है झड़ी लगा दी जाएगी। लेकिन उसी हरियाणा में किसानों के साथ जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, मैं आपको एक अपडेट दे दूं। एक दुखद खबर यह है कि एक किसान जो कि जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई है, लेकिन वो वहीं आंदोलनरत थे, वहीं पर शंभू बॉर्डर पर वो मौजूद थे और जो लगातार आंसू गैस के गोले जो दागे जा रहे हैं आसमान से जमीन से, दम उनका उसमें घुटा है, ये बताया गया है उनके नेफ्यू की तरफ से, जिससे उनकी मौत हो गई है। खबर ये भी है, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं बता रही हूं कि 3 जो किसान हैं, उनकी आंखें जो हैं, आंखों की रोशनी उनकी चली गई है, क्योंकि लगातार रबर के छर्रे जो हैं वो दागे जा रहे हैं, छर्रे दागे जा रहे हैं और दावा तो किसानों की तरफ से ये भी किया जा रहा है कि वहां गोलियां चलाई जा रही हैं। और किसानों की तरफ से ये कहना है कि ऐसे माहौल में जहां एक तरफ हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना चाहते हैं, हम यहां पर बैठे हुए हैं और हम लगातार बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो जुल्म हो रहा है उस सब के बीच कैसे ये सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हो। किसान नेताओं का लगातार ये भी कहना है कि हमारा मकसद दिल्ली कूच करना इस तरह नहीं है, बल्कि दिल्ली कूच हम इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी बातों को सुना जाए। ये इलेक्शन का पूरा माहौल है और ऐसे में किसान चाहते हैं कि जो उनकी 13 मांगे हैं उन मांगों को माना जाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है। लगातार अलग अलग तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, गोलमोल बयान दिए जा रहे हैं और एक तरह से किसानों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और एक तरह का एक पूरा षड्यंत्र जो है सोशल मीडिया के जरिए भी रचा जा रहा है। आपको ट्रैफिक जैम की तस्वीरें दिखाकर ये कहा जा रहा है कि देखिए टैक्स पेयर हैं, ये लोग टैक्स पेयर हैं, लेकिन इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। किसी को अस्पताल जाना है, किसी को कहीं ऑफिस जाना है, वो बॉसेस की अपनी डांट जो है वो खा रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान आंदोलन है। वो अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं और इस वजह से जाम जो है वो लगा हुआ है। लेकिन आपको मैं ये सच्चाई हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किसान 200 किलोमीटर पहले बैठे हुए हैं, किसान दिल्ली में मौजूद नहीं है। ये जो जाम दिल्ली और बॉर्डर्स पर लग रहा है उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने डायवर्जन किए हुए हैं, क्योंकि सरकार ने रास्ता रोका हुआ है और वो नहीं चाहते हैं कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली में आए। दिल्ली में किसानों के जरिए उगाए हुए सब्जियां, फल, अनाज, दूध, ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं आ सकते हैं और लगातार किसानों को वहीं पर रोका जा रहा है, लगातार उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन किसानों की बातों को नहीं माना जा रहा है। आखिर ये किसान आंदोलन कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, सवाल ये है। लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से दमन की जो नीति अपनाई जा रही है उससे ये आंदोलन किस तरफ जाएगा। क्या 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही, बताया जा रहा है कि आज भी शायद बातचीत होगी। अगर ये भी बातचीत बेनतीजा रहती है तो फिर किसान आगे क्या करेंगे। आज भारत बंद की कॉल थी, अगर उसका भी असर नहीं होता है, अगर उससे भी सरकार दबाव में नहीं आती है, तो फिर किसान आगे किस तरह का रवैया अपनाएंगे, वो आगे किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। इन तमाम तरह के प्रेशर्स के बीच में, इन तमाम तरह के जुल्म के बीच में, इस तमाम तरह के जो मीडिया के एक धड़े की तरफ से जो तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही है उसके बीच में। और आपको ये भी पता है, मैं ये खबर आपको इसलिए भी बता रही हूं, किसानों से इतर ये खबर है कि कैसे
आप ये देखिए कि लोकसभा इलेक्शन से पहले विपक्ष को पूरी तरीके से उसकी आवाज को दबाने का सिलसिला जारी है। ईडी सीबीआई के जरिए दबाया जा रहा है। कल आपको पता है कि मोदी सरकार को कितना बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको असंवैधानिक करार दिया था। तो आज आप ये देखें, जो कांग्रेस है उसके जो तमाम अकाउंट्स है, 3 अकाउंट्स उसके, इनसे ज्यादा अकाउंट्स उसके, वो पूरी तरीके से फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि बुधवार तक का उन्हें थोड़ा वक्त दिया गया है, लेकिन उसमें भी बड़ा टेक्निकल पेच है। तो एक जो पार्टी जो लगातार आवाज उठा रही है, जो मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की, सबकी आवाज उठा रही है, उसकी आवाज को पूरी तरीके से दबाने की, कुचलने की कोशिश है। और कांग्रेस ने इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया है कि अब देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, उसको लगातार खत्म करने की कोशिश जो है, न सिर्फ कोशिश बल्कि इसमें एक तरह की जो आगे एक तरह की दमन नीति है वो करती हुई नजर आ रही है सरकार। इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फिलहाल 2 खास मेहमानों को। पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, जाना माना चेहरा है, लगातार आप उनको देखते रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप अनिल त्यागी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, लगातार उनको आप मेरे प्रोग्राम पे देखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। शुरुआत में पुष्पेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर तमाम बैठकें बेनतीजा साबित हो रही हैं, सरकार अपने रवैये पर अड़ल है, और वही किसानों का भी ये कहना है कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि हम कमेटी बना देंगे, इन सबसे अब हल नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने देखा है 2020 में उनके साथ क्या हुआ था। आज भारत बंद की कॉल दी गई थी। क्या इन तमाम चीजों का कोई असर हो रहा है? ये आंदोलन कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? आखिर अब किसान आगे क्या फैसला करने जा रहे हैं? देखिए बुशरा जी, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने एक तरफा नेशनल हाईवेज पे स्वयं कब्जा करके जो कि राष्ट्र की संपत्ति है उसे ब्लॉकेड करने का काम किया है, वो और इसके उसके अलावा दिल्ली में भी चारों तरफ से जैसे बाड़ेबंदी की गई है, उसकी वजह से ये अब लगता जा रहा है कि ये खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं सरकार। अब चर्चा किसानों में ये भी चल रही है कि ये ज्यादा ठीक रहा कि हम लोग वहां बैठे हैं तो इन्होंने ये बॉर्डर भी सील कर दिया और दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया, और दिल्ली के चारों तरफ अब ये सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा हूं, ये प्रश्न उठने लगे हैं कि जब किसान 200 किलोमीटर दूर है तो आपने दिल्ली को इस तरीके से जेल या किले नुमा दीवार चारों तरफ दिल्ली के हर एंट्री पॉइंट पे आपने क्यों लगाई? तो ये दिल्ली भी जाम हो गई और उसके अलावा हरियाणा को भी इन्होंने जाम कर दिया, पंजाब को भी जाम कर दिया। तो ये एक तरीके से अब ये महसूस कर रहे होंगे जो शासन में बैठे हैं, हरियाणा सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपने आप वो काम नहीं किया था, वो केंद्र के इशारे पे वो काम किया गया था। तो ये तो अब मैं सुझाव दे रहा हूं और मैंने कई लोगों से बात भी की है कि भाई अब तो वहां से यहां आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली अपने आप ही जाम हो गई। यहां भी आप दिल्ली के अंदर तो एंटर करेंगे नहीं, दिल्ली के बाहर रहेंगे, आपकी सप्लाई लाइंस भी लंबी बनेंगी और यहाँ पर आसपास आपके खिलाफ ओपिनियन भी बनाने का काम ये करते हैं। तो इससे अच्छा है मीडिया कवरेज वहां भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, और वहां बैठने से हरियाणा, पंजाब और इन तीनों चीजों को खुद ही जाम कर दिया। तो ज्यादा बड़ा दबाव जो है अब इसके माध्यम से सरकार पे पड़ने वाला है। कुछ दिनों बाद त्यागी जी तो ग्रामीण क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं, 1-1.5 महीने के बाद गेहूं की खरीद शुरू होनी है हरियाणा और पंजाब में। अब गेहूं अगर नहीं खरीदा गया और उसका मूवमेंट पूरे देश भर में नहीं हुआ तो क्या स्थिति बनेगी गेहूं के रेट की? ये इस बारे में क्या सरकार ने सोचा है? गोदाम जो वहां पर हैं, उन गोदामों में इकट्ठा आपने कर भी लिया तो उसका मूवमेंट कहां, कौन से रास्ते से होगा? आर्मी का जो मूवमेंट ऊपर कश्मीर तक और हिमाचल और अन्य जगह होता है, उसमें क्या किस किस्म की बाधाएं आ सकती हैं? तो ये सारे प्रश्न जो है अब खड़े हो गए हैं कि आपने बहुत बड़ा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया आपने पूरा ब्लॉक कर दिया। अब थोड़े दिनों बाद अगर शांति से भी किसान वहां बैठेंगे तो मजबूरी में इनको खुद ही हटाने पड़ेंगे। ये आप देख लो ना, ये स्थिति आने वाली है। इन्होंने भय में आकर के कर तो दिया ये काम, लेकिन अब ये खुद ही अपने घर में खुद ही लॉक होकर के बंद हो गए, तो बाहर से सप्लाईज कैसे आएंगी? दिल्ली के अंदर सब्जियां जो है लगातार महंगी होती चली जा रही है, फल सब्जियां, दूध और इसकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। जो ट्रक यूनियंस है उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि साहब आपने जो है हमारा आना जाना और हम जो एक्स्ट्रा चक्कर काट के आ रहे हैं इधर से उधर से, किसी तरीके से जाम में फंस रहे हैं, जो 1 दिन में काम होना है उसके लिए हम 3 दिन लगा रहे हैं, तो हमारा किराया ज्यादा मिलना चाहिए।
तो ये सारी दिक्कतें जुड़ती चली जाएंगी। और बिल्कुल आपने इंट्रोडक्शन में ठीक कहा कि इसका किसान से कोई लेना देना नहीं है। जो किसान 200 किलोमीटर दूर बैठा है उससे इस सरकार के इस निर्णय का या जाम का कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आती चली जा रही है। तो अब ये जाम खोले तब इनकी किरकिरी है, ना खोले तब किरकिरी है। तो अब मुझे ये लग रहा है, एक तो पहलू है ये, दूसरा जो किसान यूनियन है इसमें लगातार जुड़ती चली जा रही है। अभी चड़ूनी साहब की जो यूनियन है, जो मुख्य रूप से इसी एरिया में शंभू बॉर्डर से नीचे अम्बाला कुरुक्षेत्र और इस कैथल एरिया में ज्यादा एक्टिव रहती है, वैसे तो पूरे हरियाणा में उनका नेटवर्क है। तो उन्होंने जो है टोल फ्री आज उनका है, इस वक्त अभी 12 से 3 बजे तक उनका टोल फ्री था। तो उसके बाद ट्रैक्टर मार्च भी उन्होंने भी निकालने की बात की है। उसके बाद मीटिंग करेंगे, निर्णय लेंगे एक दिन बाद कि भाई इस आंदोलन में कैसे जुड़े। कल पूरे पंजाब में उग्राह ग्रुप ने जो है रेल रोको का किया, और कल 17 तारीख है, इसमें सिसौली जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जो हेडक्वार्टर है वहां पर मीटिंग होने जा रही है कि भाई अब हमें इस आंदोलन से जुड़ने के लिए क्या निर्णय लेने। तो ये चीजें धीरे धीरे गर्म होने शुरू हो गई है। और क्योंकि बैरिकेड्स इतने लंबे और बड़े लगाए गए, मजबूत लगाएंगे कि उनको हटा ही नहीं पाएंगे ये बहुत दिनों तक। तो और उधर किसान बैठे हैं, हटाएंगे लेकिन तो पुष्पेंद्र किसान आगे मूव करेंगे। जी पुष्पेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल इसी से जुड़ा ये है कि लेकिन ये कहा जा रहा है कि साजिश है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ये दरअसल किसानों का एक बहुत ही लिमिटेड धड़ा है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो अब आपके ऊपर साजिशों का इल्जाम लग रहा है, आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित है, कांग्रेस और लेफ्ट इसमें शामिल है। ये कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर धड़ा है, और जब सरकार बात कर रही है तो फिर दिल्ली आप लोगों को क्यों जाना है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के जहन में डाली जा रही हैं ताकि आपके खिलाफ एक तरह का माहौल खड़ा किया जा सके और ये कहा जा सके ये दरअसल ये किसान जो हैं वो राजनीति से प्रेरित है, इन्हें असली मुद्दों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सरकार तो बात कर रही है। देखिए बुशरा जी, इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जब भी जनता किसी मुद्दे को लेकर के सड़कों पे उतरती है तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं ये उनका मैंडेट है, ये उनका काम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वो उनको सपोर्ट करें। क्या अन्ना आंदोलन के दौरान सारी बीजेपी, सारा आरएसएस, सारा बाबा रामदेव और तमाम फोर्सेस उनके साथ थी कि नहीं थी? और जबकि वो सारे के सारे मुद्दे इनके अंत में फर्जी भी निकले। तो असली मुद्दों पर जनता के साथ यदि पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी नहीं होंगी, उनकी मांगों को वोकलाइज नहीं करेंगी, उनको सपोर्ट नहीं देंगी, तो आप जैसे सम्मानित पत्रकार, बाकी पत्रकार गोदी मीडिया के भी है जैसे, वो भी पूछेंगे कि साहब वो आप कहाँ हैं, किसान तो सड़कों पे, आप यहाँ एसी में बैठे हैं, या आप जो है इनको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का शामिल होना, सपोर्ट देना, ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। इससे सरकार भय में रहती है, वरना तो जो है नागरिक सड़क पे बैठे बैठे मर जाएंगे। और उनकी आवाज, क्योंकि ये भी लोकतंत्र में जो विपक्ष के लोग हैं इनके भी तो सांसद हैं वहां पर बैठे हुए, ये भी तो जनता ने चुन के भेजे हुए हैं। तो अब इनके माध्यम से यदि आवाज उठती है तो और अच्छी बात है। इसमें केवल किसान नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज हो, किसान हो, और तमाम संगठन हो, एनजीओ हो, सबको शामिल हो जाना चाहिए और इस मांग को जो है मनवाना चाहिए कि भाई ये मामला हमसे भी जुड़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा देश की सुरक्षा के जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे जो थाली में भोजन आता है और पेट में जो भोजन जाता है, अगर उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है या वो व्यवस्था कहीं डिस्टर्ब होने जा रही है, आगे जाकर के हम महंगे फल सब्जी और ये खाद्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर होंगे यदि किसान खेती से विमुख हो गया। तो ये आम जनता के मुद्दे हैं, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को दोष देना बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। लेकिन अनिल जी, आप ये अभी पूरा जो आंदोलन चल रहा है और फिलहाल जो हमारे देश के जो अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है, अभी भी संविधान से चल रहा है ये हमारा देश, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों से लेकर हर उठती आवाज को जो दबाया जा रहा है, जो एक तरह से दमन किया जा रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उस आवाज को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, साजिश की जाएगी, षड्यंत्र किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये देश के खिलाफ है। आपने देखा किसानों ने जब पहले आंदोलन किया था तब उनको खालिस्तानी, आतंकवादी और क्या क्या उन्हें कहा गया था। अब फिर से वही तमाम चीजें कही जा रही हैं और फिर से एक तरह की साजिश रची जा रही है। यानी कि
आप उनकी मांगों को तो मानेंगे नहीं, लेकिन उनको एक तरह से देश के दुश्मन की तरह पेश करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे माहौल को? क्या लग रहा है आपको, ये सरकार डरी हुई है, ये भयभीत है? भले ही आज फिर से नरेंद्र मोदी ने कहा हो, 400 पार का नारा दिया हो उसी हरियाणा में जहां पर किसान बैठे हो, लेकिन उसके इतर जो तमाम चीजें हो रही हैं वो ये दिखाते हैं कि कितने नर्वस और कितने डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं या ये सरकार डरी हुई है। डरे हुए लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं जिस तरह का आप समझ रहे हैं। एक करेक्शन हमको करनी चाहिए इस प्रोग्राम में। आपने अपने शुरू के भाषण में कहा कि गोली चली है। अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है गोली चलने की। हालांकि रबर बुलेट्स चल रही हैं और रबर बुलेट्स हैं, लेकिन मैंने अभी किसी को एसएमएस किया हरियाणा में, तो उन्होंने कहा नहीं, गोली चलने की खबर नहीं है। तो हमको ये किसानों की तरफ से ही जी एक्चुअली अनिल जी, ये किसानों की तरफ से ही ये कहा गया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है और एक वीडियो में उन्होंने प्रूफ भी दिखाया है। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, हो सकता है किसी को ना लगी हो और इस तरह की बातें हो, लेकिन ये इस बात में सत्यता है, इसको आंका जा सकता है। जी जी। दूसरा ये है कि अब आप इस गेम को समझिए। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं कि शहर में लोग नौकरी पे जा रहे हैं और उनको अपने बॉसेस से माफी मांगनी पड़ रही है। मैंने सारे गोदी मीडिया के चैनल अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले देखे। हो ये रहा है कि शहर और गांव के बीच की खाई को बढ़ाया जा रहा है। ये शहर बनाम गांव किया जा रहा है, जैसे कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आप देखिए, भाजपा इस चुनाव से पहले वोटों को कंसोलिडेट कर रही है। शहर बनाम गांव, उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत, दलित बनाम अगड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा, जाति बनाम उपजाति। तो ये सारा का सारा खेल है। आप इसको समझिए। जो आप नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया हरियाणा में कि धारा 370 हटा दी, तो इसलिए जनता ने तय किया है कि हमको 375 सीट देंगे। क्या लॉजिक है? आप इसको गंभीरता से समझिए। अगर ये किसान दिल्ली आने देते और एक साइड में जैसे सड़क का जो यातायात का तरीका होता है, एक लाइन लगा करके चलने देते। किसान लगातार बार बार कह रहे हैं हमारा दंगा करने का कोई प्लान नहीं है, हम किसी को बाधित नहीं करना चाहते हैं, हम पुलिस वालों को रोटी भी खिलाएंगे। अभी जहां मैं वो लेटेस्ट वीडियो देख रहा था एक फिल्म, उसमें कि जहां शंभू बॉर्डर पे उन्होंने रस्सी लगा दी है, उसको रस्सी को भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। वो ब्रिज रिवर का देख रहा था मैं। तो किसान बड़े फंडामेंटली क्लियर हैं। और जो दल्लेवाल साहब ने कहा कि अभी क्या हो गया है, ये एक यूनिवर्सिटी मूवमेंट की तरह से हो गया है। जैसे यूनिवर्सिटी मूवमेंट में होता है कि जैसे ही छात्र आंदोलन करते हैं तो वाइस चांसलर सबसे पहले लाठी पटकवाता है, फिर उन सब लड़कों को डिसमिस कर देता है, यूनिवर्सिटी से निकाल देता है। तो जो आंदोलन की मांग है वो तो रह जाती है, फिर उनके रिस्टोरेशन की मांग चालू हो जाती है। वही हो रहा है। दल्लेवाल साहब ने बताया कि हमने कहा भाई सब आपने शंभू बॉर्डर पे गोलियां चलवा दी, आंसू गैस के गोले चला दिए और ये सब कर दिया, जबकि हमारी तो कोई इंटेंशन नहीं थी। मीटिंग में ये कहा पुलिस ऑफिसर्स ने, हाँ ये बात गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। जब ये 3 मंत्री वहां गए हैं और तीनों लगातार जा रहे हैं, 18 तारीख को मीटिंग भी है संडे के दिन, तो कमेटी बनाने की बात क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी जो वीडियो चल रही है एमएसपी की मांग कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री रहते एमएसपी की मांग कर रहे थे, तो अब प्रधानमंत्री रहते हुए एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? तो ये बेसिकली ये परिवर्तन है इनकी राजनीति में। इनको लग गया है कि ये जो समाज को बांट करके अपने वोटों का कंसोलिडेशन, शहर बनाम गांव, जाति बनाम उपजाति, अगड़ा बनाम पिछड़ा और विपक्ष को तोड़ो, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और ये आंदोलन जो है, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा गहरा खतरा है खेती किसानी पे। आपको मैं बताऊं, आपने कभी जानने की कोशिश की कि किसान आखिरकार सरकार के सामने क्यों मजबूर होता है? क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का खेल है। किसान अगर गेहूं मार्च और अप्रैल में आना है तो मार्च अप्रैल में ही गेहूं आएगा पूरे देश के अंदर। ये जूता बनाने की फैक्ट्री की तरह नहीं हो सकता कि जूते की सप्लाई डिमांड सप्लाई की तरह से हो।
या कमीज बनाने की फैक्ट्री की तरह से नहीं हो सकता है। किसान की फसल कटती है अप्रैल में है, तो किसान कहां से गेहूं जो है जून और जुलाई में लेके आएगा, अगस्त में लेके आएगा। गन्ना कटता ही सर्दियों में है, तो गन्ने का फ्लड जो आएगा ही आएगा। तो ये सरकार को सोचना है कि इस डिमांड, सरकार का काम क्या होता है कि मांग और पूर्ति के संतुलन को बनाकर के रखे। खाद्य वस्तुओं के पूरी दुनिया में किया जाता है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, पोलैंड हो। पोलैंड में तो लोगों ने 1 लाख ट्रक्स का जुलूस निकाला है, फ्रांस में जुलूस निकल रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार की ड्यूटी है कि मांग और पूर्ति, खाद्य वस्तुओं के खास तौर से मांग और पूर्ति के संतुलन को बना करके रखा जाए। और मांग और पूर्ति का संतुलन तभी हो सकता है जब किसान की सप्लाई आए, उस समय स्टोरेज हो, उसको उचित कीमत मिले, उसका रखरखाव हो, मंडियों में लोग तैनात हो। सरकार का और काम क्या है? सरकार का काम सिर्फ कोई डाटा पेश करना थोड़ी है, और सरकार का काम ये थोड़ी है कि लोकसभा में जब भी किसान की बहस होगी तो बहस नहीं करने देंगे, किसानों के घर छापा मारेंगे, अरेस्ट करा देंगे। ये थोड़ी होगा। आप गांवों में मुनादी करवा रहे हैं कि जो भी गांव हिस्सा लेगा उसको अरेस्ट कर देंगे। ये क्या है भाई? अगर संविधान को आप मानते हैं, संविधान की तो खैर पूजा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में, हम तो उसी दिन समझ गए थे इस संविधान की तीसरी होने जा रही है। लेकिन आप संविधान से चलता है देश, तभी ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असंवैधानिक है, इसका मतलब जो चीज संविधान से परे है वो असंवैधानिक है। जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि संविधान के 19(1) में जो फ्रीडम की छूट है, वो जब आप उसको चलने नहीं देते हैं, आप क्या कर रहे हो? फ्री मूवमेंट का मामला है ना। आपने इस देश के अंदर 3 बॉर्डर बना दिए, एक हरियाणा का बॉर्डर बना दिया, एक दिल्ली का बॉर्डर बना दिया। लोग फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है भाई? सबको अपना हक है। और अगर ये किसान आ भी गए हो लंबी तक या रामलीला मैदान तक, ऐसा कौन सा आतंक हो जाएगा? अभी तो आपने जैसे हमारे मित्र ने कहा कि ये तो खुद ही बैरिकेड लगा करके चीजों को जटिल करने जा रहे हैं। जब ऐसा काम आप करेंगे और किसानों के प्रति, मैंने बताया ना, वोट की राजनीति इतनी घृणित हो गई है, इनको वोट के अलावा 8 मार्च को या 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब ये जाकर के कहेंगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आचार संहिता लग गई है। लेकिन सुना है कमेटी में कहा है कि हम आचार संहिता से दीगर भी ये मामले को निकालेंगे, लेकिन वो चुनाव आयोग पे निर्भर करेगा। चुनाव आयोग अगर ये कह देगा कि किसानों की मांगों के संबंध में कोई घोषणा नहीं की जा सकती, ये गैर चुनाव विरोधी होगा, तब क्या करेंगे आप? तब तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अभी ये इसको चलाएंगे, इस आंदोलन को पूरे को, और अंतिम दिन में कहेंगे कि हमने कमेटी बना दी है, चुनाव की घोषणा से 1 दिन पहले हमने कमेटी बना दी है, हम एमएसपी में विचार करेंगे, एमएसपी देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई है इसलिए अभी नहीं हो सकता है। ये इनकी पूरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इस स्ट्रेटेजी के तहत जो मुझको लगता है एज ए जर्नलिस्ट, ये स्ट्रेटेजी मुझे नजर आ रही है कि 8 मार्च से पहले कमेटी बनेगी, सरकार में कहेंगे कमेटी एमएसपी देगी, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और मुख्य चुनाव आयोग से कहलवा देंगे कि अगर इस तरह की कोई घोषणा होगी उसको कोई नहीं माना जाएगा, उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, वो चुनाव की घोषणा के चुनाव संहिता के विरुद्ध माना जाएगा। ये सारा का सारा गेम नजर आ रहा है और इसी गेम के तहत चल रहा है। और ये लाठी वाठी, छर्रे वर्रे, गैस के गोले चलते रहेंगे और ये शहर बनाम गांव विरोधी माहौल क्रिएट करेंगे। कल परसों में बुधवार को 3-4 आईएएस ऑफिसर्स के साथ था। मैं हैरानी की बात बता रहा हूं आपको, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके हैं, वो ये कह रहे थे कि साहब इन किसानों को कोई हक नहीं है शहर की शांति को भंग करने का। जब मैंने उनको आधा घंटा देख करके ये समझाया कि बेसिकली किसानों की समस्या क्या है, अगर आदमी मरने जा रहा होगा भूख से तो आदमी क्या करेगा? और शहर और गांव कोई अलग थोड़ी है। शहर में जो लोग हैं वो गांव से ही तो आए हैं, उनके परिवार अभी भी गांव में रहते हैं। कुछ आबादी निश्चित रूप से शहर से, गांव से कट गई है, लेकिन शहर के बिना, गांव के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 10 सालों का गेम ही ये है
कि गांव की परिकल्पना के बिना शहर का अस्तित्व बनाया जाए ताकि उनका वोट बैंक स्थिर रहे और गांव का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया जाए, सरकार के चुंगल से गांव को निकाल करके निजी हाथों में दे दिया जाए। ये एक बड़े गेम का हिस्सा है, वो चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, जाहिर सी बात है। एक आपने जो बातें कही हैं वो काफी गंभीर हैं और एक बड़े कहीं ना कहीं गेम के हिस्से की तरफ आपने इशारा किया है। हेमंत जी, आपको क्या लगता है? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत अत्री भी जुड़ गए हैं। स्वागत है हेमंत जी आपका। आपको क्या लगता है ये आंदोलन आपको किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? आप खुद हरियाणा से हैं और आज प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जिन किसानों से उन्हें बात करनी चाहिए, उनके मंत्री जिस तरह से बात करें, जिस माहौल में बात हो रही है, वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नहीं है। लेकिन लगातार किसानों का ये कहना है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से ही, एक लोकतांत्रिक तरीके से ही हम इस पूरे आंदोलन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन कितना लंबा खिंचता हुआ आप ये देख रहे हैं आंदोलन, क्योंकि अभी की अगर बात करें तो एमएसपी को जो कानूनी दर्जा दिए जाने की बात को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट उनकी बात यह है, उस पर कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। किसान इस पर अड़े हुए हैं कि नहीं, आप उसको कानूनी दर्जा दीजिए। और दूसरी बात, एक तरफ ये दिखाया जाता है कि देखिए ये किसानों का एक धड़ा है, ये सब कुछ ये कर रहे हैं, इनके पास मोबाइल है, ये पिज्जा खाते हैं, मॉडिफाइड ट्रक्स हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि वो किसान है जो सिर्फ 27 रुपए एक दिन का कमाता है। अगर उनकी इनकम को आंका जाए तो वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये तमाम तरह की साजिशें भी इस बीच चल रही हैं। तो आप इस पूरे आंदोलन को, इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? मैंने जो किसान आंदोलन को जो लोग संचालित कर रहे हैं उनसे बहुत डिटेल में बात की है और उन सब का एक स्वर में ये कहना था कि कल हम इनको लास्ट चांस दे रहे हैं। कल शाम को जो 6 बजे मीटिंग होनी है केंद्र के 3 मंत्रियों के साथ, अगर उसके बाद कोई बात सिरे नहीं चढ़ती है तो जो अभी तक आपको देख रहा है बॉर्डर के ऊपर शांति है, किस तरीके से किसान शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं तमाम जातियों के बावजूद, तो इमीडिएटली दिल्ली की तरफ चल पड़ेंगे और इस बार उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले। और पुलिस और सरकार भी इस बात को जानती है। इसी कारण से अगर आपने देखा होगा 200 किलोमीटर दूर किसान कहां बैठे हुए हैं? अंबाला में और जींद के खनौरी बॉर्डर पे। और सड़क कहां पर बंद है? टीकरी बॉर्डर जो बहादुरगढ़ दिल्ली को जोड़ता है, कुंडली बॉर्डर जो सोनीपत दिल्ली को जोड़ता है और चारों तरफ दिल्ली में। ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है। 200 किलोमीटर दूर किसान है और पिछले 5 दिन से आम जनता की नाक में दम किसने कर रखा है? सरकार ने। सड़क किसने बंद करी? किसान ने तो बंद की नहीं। किसान ने तो बॉर्डर्स पे भी बंद नहीं की, जहां वो बेचारे बैठे हुए हैं वहां भी उन्होंने बंद नहीं की, सरकार ने बंद की है। इंटरनेट किसने बंद किया है? सरकार ने बंद किया है। तो एक बहुत ही विशियस माहौल बनाया जा रहा है जमींदारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, कि देखिए ये पर्सोना नॉन ग्राटा है, ये दिल्ली आ कैसे सकते हैं। तो अगर मोदी जी इतने ही उनके अंदर हिम्मत है तो उनके ऊपर बैन लगा के दिखाए ना कि हिंदुस्तान का कोई किसान दिल्ली आ नहीं सकता है। हालत तो यही खड़ी कर रखी है। दूसरी बात जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज प्रधानमंत्री हरियाणा में, आज पूरे देश में भारत बंद था, आपको पता होगा, हरियाणा में भी बंद था। सारे बॉर्डर वैसे बंद है, मैं और आप सीमा क्रॉस नहीं कर सकते किसी जिले की जो पंजाब की तरफ जाता है या चंडीगढ़ की तरफ जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है। ठीक, आज प्रधानमंत्री जी ने 35 मिनट, इस सब के बावजूद, भारत बंद के बावजूद, रोडवेज के चक्का जाम के बावजूद 35 मिनट भाषण दिया रेवाड़ी के अंदर। और आपको जानकर अचंभा होगा कि उन्होंने इतने बड़े किसान आंदोलन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। वही रटी रटाया उनका जो भी ढर्रा है, अपनी उपलब्धियां, ये वो, हरियाणा में डबल इंजन। वो हरियाणा की खट्टर सरकार को डबल इंजन कहते हैं, जबकि हकीकत में वो देश का सबसे बड़ा ट्रबल इंजन है। हरियाणा के आम आदमी के जो नाक में दम इस सरकार ने किया है वो ना भूतों ने भविष्य है। मैंने शायद परसों आपको बताया था कि खट्टर की 9 साल की सरकार में हरियाणा में 2751 बार धारा 144 लगी है, बताया था मैंने शायद आपको। और 56 बार इंटरनेट बंद किया गया है। 2751 बार धारा 144 9 साल के शासनकाल में, और 56 बार इंटरनेट। पूरे देश के आंकड़े निकाल लीजिए आप। ये है हरियाणा की डबल इंजन सरकार। केवल और केवल लफाजी करना, गांव, जैसा त्यागी जी कह रहे थे अभी, गांव और शहर के बीच में। देखिए ये लोग विभाजन के चैंपियन हैं। ये जाट नॉन जाट भी करेंगे, ये शहरी बनाम ग्रामीण भी करेंगे, ये भाई को भाई से लड़ाने के जितने बड़े ये सक्षम है, पारंगत है, और कोई हो ही नहीं सकता है। आज रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या क्या डिंगे की, आप सोच सकते हैं। कितने पूर्व सैनिक दिल्ली में कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं उनकी सरकार में आने के बाद, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। और आज उसी रेवाड़ी की भूमि पे, जहां से उन्होंने 2014 का कैंपेन शुरू किया था, वहीं पे प्रधानमंत्री खड़े होकर सीना ठोक के कह रहे थे कि मैंने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया।
अगर दे दिया तो ये पूर्व सैनिक रोज वहां पे दिल्ली में क्या करते हैं खड़े होकर? वो गलत कह रहे हैं क्या? कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, वन वे मोनोलॉग है। और इस हालत में किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, देखिए, ये मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, लेकिन ये सरकार जिस तरीके से गांव बनाम शहर को करने की साजिश रच रही है, ये बहुत ही विध्वंसक षड्यंत्र है। ये ना केवल हरियाणा पंजाब का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की जो डेमोग्राफी है उसको बर्बाद करवा के छोड़ेंगे। किसान जब चले, क्या उन्होंने पहले घोषणा नहीं की थी? हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टरों पर नहीं आ सकते। अगर ट्रैक्टर इलीगल वाहन है तो आप बैन कर दीजिए ना, उसको कर सकते हैं। किसान के पास अपना साधन ट्रैक्टर ही है, वो लंबे आंदोलन के लिए आ रहा है, तो अपना आटा दाल चावल जो भी सिलेंडर गैस के तमाम चीजें वो किस पे लेके आएगा? इनके तर्क देखिए आप। तो उन्होंने 2 महीने पहले ये घोषणा की थी कि हम फला तारीख को हम दिल्ली के लिए चलेंगे, 13 तारीख को। सरकार तब तक क्यों नहीं जागी? फिर कहते हैं कमेटी बना देते हैं। कमेटी तो 2 साल से बनी हुई है ना। जब आंदोलन खत्म किया गया था तो सो कॉल्ड कमेटी बनी हुई थी, उसका क्या आउटकम है? कोई आउटकम नहीं है। सरकार की कोई सीरियसनेस नहीं है, केवल और केवल एक सूत्री एजेंडा है कि जैसे अभी त्यागी जी ने बताया आईएएस अफसरों का, ये अकेले आईएएस अफसरों का दिवालियापन नहीं है। ये शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, जो भाजपा की जो ट्रॉल सेना है उनके सबका, उन सब ने ये आम आदमी के दिमाग में ये बिठाने का पूरा एक बीड़ा उठा लिया है कि ये जो ग्रामीण है, जो किसान है, ये पर्सोना नॉन ग्राटा है, ये शहर की तरफ आ ही नहीं सकते। जबकि है बिल्कुल उल्टा। सारी जातियां सरकार के खाते में हो रही है, सरकार कर रही है। इंटरनेट बंद, रोड बंद, किसान आपसे 200 किलोमीटर बंद है, बॉर्डर बंद। मुझे बताइए 13 तारीख से लेकर अब तक क्यों बॉर्डर बंद है? दिल्ली के टीकरी क्यों बंद है? आम आदमी किसको गालियां दे रहा है? उसको ये तो समझ में आ नहीं रहा कि सरकार ने बंद कराया है या पुलिस, सरकार ने पुलिस के जरिए बंद कराया है या पैरामिलिट्री के जरिए बंद कराया है। वो किसान को बेचारे को करवा रहा है। कुंडली बॉर्डर पे अभी तक परिंदा भी नहीं है पिछले 5 दिन से। क्यों रोड बंद है भाई? सारे बॉर्डर्स का यही हाल कर रखा है। जींद के पास जितने भी रोहतक से जींद जाते हैं, रोहतक से सब के सब डाइवर्जन। आज अगर आपको रोहतक से चंडीगढ़ जाना हो, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो, डबल डिस्टेंस हो गया है, डबल किराया हो गया है, टैक्सियां नहीं चल रही हैं, लोगों में बीमारी है, कोई मरीज है, कोई तमाम तरह की, दिल्ली चंडीगढ़ में पीजीआई है। मतलब कहां खड़ा कर दिया आपने? किस जिद के कारण? और मुझे कल ये बताया गया कि कल जब रात को बैठक हुई तो पहले 1 घंटा किसानों ने बातचीत ही नहीं की, तीनों मंत्री खाली बैठे रहे। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए, जो किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल था, उन्होंने कहा कि साहब हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो शांतिपूर्ण बैठे, हमारे ऊपर आप आंसू गैस क्यों छोड़ रहे हैं? हमारे ऊपर पैलेट गन्स क्यों चला रहे हैं? 1 घंटे तक चलाइए। तो उन्होंने कहा पहले इसको बंद कराइए। उसके बाद बातचीत हुई। बातचीत का जो लब्बो लुआब निकल के आया, उस पर जो कंक्रीट फीडबैक है फ्रॉम हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ एजिटेशन, उन्होंने कहा कि साहब इन दो जो मेन मांगे हैं किसानों की, एक एमएसपी की गारंटी और एक कर्ज माफी, इसके बारे में सरकार कोई गारंटी या कोई एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट फॉर 1 कमेटी। वो कमेटी तो ऑलरेडी है। तो जैसा त्यागी जी कह रहे थे, इस पूरे मामले को लटका के रखना और इसको गांव बनाम शहर कर देना, क्योंकि भाजपा को पता गांव में उनकी वैसे भी वोट नहीं, तो शहर बनाम गांव कर दो और शहर को कंसोलिडेट कर लो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है बुशरा जी, और इसको समझना पड़ेगा। और अगर कल जो मीटिंग, जो कि एक्सपेक्टेड है, कल मीटिंग है शाम को, मैं ये गारंटी दे सकता हूं आपको, अगर कल शाम को मीटिंग के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ, जो कि नहीं होगा, जो अब तक का सरकार का रोक है, तो ये स्थिति विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि किसानों की धैर्य की परीक्षा ले रहे हो आप। और अभी तक एक चीज और बता दूं आपको, जो संगठन अभी तक इसमें नहीं आए थे, वो सारे संगठन अब सैद्धांतिक रूप से फैसला कर चुके हैं कि वी आर ऑल विद दिस एजिटेशन। हरियाणा की तमाम खाप पंचायतें अपना कमर कस चुकी हैं इस पे। आप बॉर्डर से लेने दोगे, हरियाणा वाले किसान चल पड़े तो क्या करोगे आप? तो सरकार को अभी भी एक व्यवहारिक रुख अख्तियार करना चाहिए और इस मामले को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना ये लैंड ऑर्डर का बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा और इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी, किसानों की नहीं। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण चीज आपने जो कही है उसमें उससे रिएक्शन में लेना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी आपका, कि क्या वाकई में अगर मान लीजिए, क्योंकि अब तक 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही, मान लीजिए कल की बातचीत भी बेनतीजा रहती है, जिसके आसार बहुत लग रहे हैं, क्योंकि अगर कमेटी बनाने की बात कही जा रही है, इसका मतलब टाला जा रहा है मामले को, जैसे हमने पहले भी देखा था जब किसान पहले यहां पर आए थे, 13 महीने तक यहां पर रहे थे।
तो क्या फिर किसान किसी आर पार के मूड में है? क्या किसानों ने ये तय कर लिया है कि इस बार अपनी बातों को मनवा कर ही जाएंगे, ये उनके पास लास्ट चांस है? जैसे पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि ये इलेक्शन उनके लिए डू एंड डाई वाला इलेक्शन है, ये इलेक्शन कोई साधारण इलेक्शन नहीं है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन है, तो क्या किसानों को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है? क्या किसानों को भी ये सारी चीजें उधर ही जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए बुशरा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। इनका जो मकसद है, और इसके विषय में अनिल त्यागी जी ने भी जो है अपने वक्तव्य में कहा था अभी, जी। ये 3 या 4 हफ्ते में जो है लगभग ये चुनाव की जो है सूचना जारी होने जा रही है, और चुनाव की अधिसूचना की तरफ को ये धीरे-धीरे इस सारी चीजों को लेते हुए चले जा रहे हैं। पहली राउंड की बैठक इस वाले आंदोलन में 8 फरवरी को हुई थी, फिर 12 फरवरी को मीटिंग हुई, वो फेल हो गई। अब जो कल हुई है 15 तारीख को, वो फेल हो गई। अब जो नई डेट है वो 18 तारीख है, परसों संडे को शाम को 6 जी, बजे। जी। अब मामला ये है कि ये धीरे धीरे इसको खिसकाते खिसकाते कि साहब अभी रुको, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और 2 दिन का और टाइम दो, 1 दिन का, क्योंकि इनकी जो अंदर जो बातचीत होती है, जो हमारे सूत्रों के अनुसार, वो बिल्कुल क्लियर, इनका टैक्टिस एक ही है कि भाई ये बड़ा पेचीदा विषय है, इसमें और बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इसकी बड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, ये गलान फलान। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि भाई इसी बात को कह के तो आपने 2 साल पहले कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में केवल चाय पकौड़ी खाना, टीएडीए लेना और पूरे भारत का भ्रमण करना, यही शामिल था क्या? आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जिस सरकार के दौरान कमेटी बनती है, जनरली रिपोर्ट भी उसी के दौरान आती है। किसानों ने तो जो अंतिम सत्र है और 5 साल के अंतिम जो टर्म है इसका सरकार का, उसका लास्ट सत्र था ये। अब तो इनको स्पेशल सेशन बुलाने का या कोई और कानूनी जो भी है, कानूनी एक्सपर्ट बताएंगे कैसे होगा, तो कानून पास होगा संसद से, तो इसको करना चाहे तो ये कर सकते हैं। लेकिन जिस किस्म की बेशर्मी है इस सरकार में, विशेषकर स्वयं मोदी जी में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये हरियाणा में क्या स्थिति है और क्या सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं अपने भाषण में। अरे मतलब ये ऐसा लग रहा है कि बगल के कमरे में आपके लाश पड़ी हुई है और इस कमरे में आपकी दावत चल रही है, ऐसा लग रहा है इस देश में। और 3 बॉर्डर जिस तरीके से इन्होंने बनाए हैं, कल स्टेटमेंट आने लगे लोगों के, जो वहां पर सिख भाई अपने बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। बोला भाई हम अच्छे हैं, हमारे तो दोनों तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया आपने, उधर पाकिस्तान का बॉर्डर है और इधर जो है इंडिया का बॉर्डर बना दिया, मान लो आपने। ये अलगाववाद का जो है कहीं ना कहीं बीज बो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से। ये अलगाववाद के बीज ऐसे ही बोए जाते हैं जब पूरे स्टेट को आपने काट दिया। कल को यदि पंजाब कुछ निर्णय ले ले, आप कैसे फीड करेंगे? जो है जम्मू कश्मीर तक आपकी फौजें जाती हैं, सारी बातें हैं। कोई इमरजेंसी अभी आ जाए, कोई घटना चीन कर दे बॉर्डर पे, तो किस तरीके से आनन फानन में 2 मिनट में कैसे ये सारे बैरिकेड हट जाएंगे? 5-6 घंटे में कितना बड़ा नुकसान कर सकती है चीन की सेना इस वक्त, तुरंत आकर के वो वहां कब्जा ले ले, 50-40-60 किलोमीटर अंदर घुस के आ जाए। हमारी सेना क्या कर लेगी? यहां से जब सप्लाई लाइन ही आपने बिल्कुल बंद कर दी, सारा काम हवाई जहाज से नहीं हो सकता, टैंक कोई हवाई जहाज में नहीं जा सकते, तोप तमंचे सारी चीजें होती हैं, तो रोड का रास्ता आपने बंद कर दिया। तो ये जो है कहीं ना कहीं आइसोलेशन की जो एक भावना आप कर रहे हैं, और डिवाइड एंड रूल की है, चाहे वो जातियों में बांटना हो, धर्म में बांटना हो, क्षेत्रों में बांटना हो, नॉर्थ साउथ डिवाइड है। ये अब आप देखिए, वहां मणिपुर में आप चले जाएं तो एक जाति, कोई वैली में एक जाति रह रही है और एक जाति पहाड़ों में रह रही है, दोनों के बीच में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी आते हैं, वो अभी 1-2 दिन की खबर है कि एसएसपी के थाने का घेराव कर दिया, कहीं आगजनी कर दी, कहीं कुछ कर दिया। तो ये जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, और अंध भक्तों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत राम मंदिर बन रहा है, और पता नहीं इस देश का कहां बहुत बड़ा विकास हो गया है। तो ये सारी चीजें इस देश के लिए जो है, देश की अखंडता पर, यानी देश की जो है इंटीग्रिटी पर भी, और एक तरीके से ये समझिए कि देश की जो खाद्य सुरक्षा है, दोनों के ऊपर अटैक हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये सरकार इसको कर रही है।
कल वो एक स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा भाई इनका वो जो है ग्राफ जा रहा है ऊपर नीचे, उस तरीके से बातें करी। अरे जो व्यक्ति देश की अखंडता के लिए खतरा बन गया हो, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि उसको वाकई हटाना चाहिए। ये हर लोकतंत्र में हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि ऐसा शासक जो संविधान के विरुद्ध काम कर रहा हो, देश की अखंडता को जिसने खतरे में डाल दिया हो, जिसने भाई को लड़ा दिया हो, उत्तर से दक्षिण को लड़ा दिया हो, गांव से शहर को लड़ा दिया हो, अमीर से गरीब को लड़ा दिया हो, ऐसे व्यक्ति को तो शासन में बने रहने का 1 मिनट के लिए भी जो है अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत जो है जनता अपनी वोट की ताकत से हटाए। ये सब तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम है। आज आपने देखा कांग्रेस के खाते इन्होंने फ्रीज कर दिए। खुद आप इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम ला करके सारे देश से जो भी धन आ रहा है कि किस आधार पे 6-7 हजार करोड़ रुपया आपको दे दिया गया। कॉर्पोरेट किसी को फ्री में पैसा देता है क्या? आपने उनसे पैसा लेकर के कहां क्या क्या उनके लीगल इलीगल काम किए, उनके फेवर में कौन सी नीतियां बनाई? आप तमाम जो नीतियां, ये जो कृषि कानून आए थे, इसके पीछे भी आप देखना, जब इसकी लिस्ट आएगी कि भाई किसने कितना चंदा दिया, उसमें आप देखेंगे अदानी ने इनको खूब चंदा दिया होगा, जिसके एवज में ये 3 कृषि कानून लाए गए थे कि जो फूड का बिजनेस है, जो कृषि का व्यापार है, उसके ऊपर भी सब पे कब्जा कर लो। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो आम जो है दर्शक है, अगर किसान परेशान हुआ या फूड के ऊपर इनका कब्जा हुआ, आपको 200-500 रुपए, जैसे आज पिज्जा बर्गर खाते हो ना जाकर के 500-600 रुपए का, पॉपकॉर्न खाते हो 200 रुपए की, ये 10 ग्राम 20 ग्राम होती है उसके अंदर, चिप्स खाते हो ना, चॉकलेट लेते हो, तो ये सारी चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आपका जीना दुर्भर हो जाएगा यहाँ पर इस देश के अंदर। ये किसान जो है सारे देश के लोकतंत्र को बचाने का, खाद्य सुरक्षा को बचाने का और सारी देश की अखंडता को बचाने का काम कर रहा है। यदि वो ये कहते भी हैं कि भाई मोदी को हटाना चाहिए क्योंकि मोदी निरंकुश तानाशाह बन चुका है, तो मैं बिल्कुल इनके साथ हूं। इनको तुरंत हटाने का काम इस देश की जनता को मिलकर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये पुष्पेंद्र जी ने बेहद यहाँ पर एक तरह से कहें कि सख्त बातें यहाँ पर रखी हैं कि जिस तरह से जो फिलहाल देश का हाल है और जिस तरह से देश को जिस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, अब ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर हेमंत जी, मुझे पता है आपको जाना है, मैं आपसे लूंगी, लास्ट कमेंट लूंगी, आप मेरे साथ रहिएगा। अनिल जी, जिस तरह से जिस मुहाने पर देश को फिलहाल लाकर खड़ा कर दिया गया है, जो स्थितियां फिलहाल है, विपक्ष की आवाज को जिस तरह से पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, एक तरफ हमें पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके जरिए कितना पैसा जो है वो गया है नरेंद्र मोदी सरकार को, और कितना पैसा जो है वो विपक्ष को गया है जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि क्या कुछ उस पार्टी के साथ किया जाता है कि उनके अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है। आखिर ये देश किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे की उन बातों को आप सही मानते हैं जो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो आखिरी चुनाव है और कहीं ना कहीं वो रशा और इसकी तरफ इशारा करते हैं? क्या क्रिया की प्रतिक्रिया है कल सुप्रीम कोर्ट से जो हुआ उसके बाद या आप ये देख रहे हैं? क्योंकि ये तमाम चीजें, ये किसान आंदोलन, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये विपक्ष की तमाम एक्टिविटीज, ये सब कुछ आपस में जुड़ी हुई इस तरह से हैं कि ये सारी चीजों में जो एक चीज कॉमन है वो ये कि लोकतंत्र में उठती हुई हर विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नेशनल पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, उनके पास आगे इलेक्शन लड़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पे मैं कमेंट करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, इस देश का नागरिक जो है ना, इन सब पॉलिटिशियंस के दुष्चक्र में फंस गया है। मैं आपको पुष्पेंद्र जी के माध्यम से भी, आपके दर्शकों को भी, क्योंकि पुष्पेंद्र जी किसान नेता हैं, अगर ये सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स, राहुल गांधी ने कहा कि सब हम एमएसपी की मांग का समर्थन करने को तैयार हैं, और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी आए, अगर ये सब लोग इतने ईमानदार हैं तो विपक्ष की सरकारें हैं ना, तो आप हिमाचल में एमएसपी ले आइए, आप कर्नाटक में एमएसपी ले आइए, तेलंगाना में ले आइए, केरला में ले आइए, तमिलनाडु में ले आइए। आप कहिए ना, पर्सनली इस सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा विपक्ष की जो सरकारें हैं राज्यों में वो लगाएं, लेकिन वो कर नहीं सकती क्योंकि जीएसटी के पैसे रिलीज ना करने के कारण राज्यों का वित्तीय ढांचा गड़बड़ाया हुआ है, उनकी जेबों में पैसे नहीं है।
लेकिन मॉरली भी अगर ये सब मोदी को ये कहना चाहते हैं, परास्त करना चाहते हैं वास्तव में और जेन्युइनली, तो सब राज्य ये कह सकते हैं कि हम एमएसपी देने को तैयार हैं। भाई चीनी का रेट तो उत्तर प्रदेश में तय होता है ना राज्य सरकार के द्वारा, और जब चुनाव के दौरान में आप जब छत्तीसगढ़ में धान का रेट तय कर सकते हो लोकली आप, तो बाकी पूरे देश में जो विपक्ष की राज्य सरकार है वो क्यों नहीं करना चाहती? इसलिए नहीं करना चाहती, एक तो जीएसटी के का गला घोटा हुआ है, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से पैसे रिलीज करते हैं, उनके पास पैसे नहीं। ये एक सबसे बड़ा बवाल है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं आपकी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी से ही तो खतरा है इनको, खतरा और किसी से है ही नहीं इस देश में। कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी है जो 545 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उम्मीदवार खड़े कर सकती है, उसके नतीजों की चिंता छोड़ दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी तो 300 सीट से ऊपर कैंडिडेट ही नहीं मिलता है, 245 सीटों पे तो उनको यही नहीं पता खड़ा किसको करना है किसको नहीं करना है। तभी किसी को पकड़ कर लाते हैं कि नंदू भाई तुम भी आओ, गल्लू भाई तुम भी आओ, सब मिलो, सब खड़े, हमको खड़ा करो। तो जब 250 नॉन बीजेपी पार्टियों की बैसाखियों पर भारतीय जनता पार्टी टिकी है, उसकी चिंता क्या होगी? उसकी चिंता तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है जब तक कांग्रेस पार्टी को नेस्तानाबूद नहीं कर देंगे तब तक हमारा निरंकुश राज नहीं रहने वाला है। और कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है, कांग्रेस पार्टी की वो बात ठीक है, सैलरी देने के पैसे नहीं है, सब है, हर राजनीतिक पार्टी नाटक करती है, वो भी नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास भी पैसे तो आ ही रहे ना, ऐसे थोड़ी 2 यात्राएं चलती हैं, ऐसे थोड़ी चुनाव लड़े जाते हैं तेलंगाना के। आपको मालूम है दक्षिण भारत का चुनाव सबसे ज्यादा महंगा होता है, कर्नाटक का चुनाव सबसे ज्यादा महंगा है। ऐसे लेकिन अनिल जी उनका ये कहना है कि लेकिन ये जो तरीका है जी, आपको नहीं, लेकिन ये जो तरीका है अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे जी, अकाउंट ये फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैं वही कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिना नोटिस दिए आप इस तरह से दंडित नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स में अगर फाइलिंग में देरी हुई है तो आप फाइन करिए ना, आप मुकदमा चलाइए ना, आप जवाब तलब करिए ना, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो फ्रीज करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। अभी भी ट्राइब्यूनल में है, वो भी टेम्परेरी है, ट्राइब्यूनल के बाद क्या होगा आप समझिए ना। वो तलवार तो लटकाई दी ना, वो तलवार किस लिए लटकाई है कि आप मेरे खिलाफ जिस पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं उसको टोन डाउन करिए। आप जब लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हैं, फेसबुक अकाउंट बंद कर रहे हैं, आपका मेरा अकाउंट जो है डीबी लाइव चल रहा है, सोशल मीडिया पे स्लो प्रोसेस में है, जब आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं इसका मतलब इनको साफ साफ बोलने वालों से डर लगा हुआ है। और मैं बता रहा हूं जितने हमारे तरह के जर्नलिस्ट हैं सब हम राडार पे हैं। मई के चुनाव के बाद हमारा क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन सब राडार पे है, सबका ये हिसाब किताब करेंगे, कुछ का भी कर रहे हैं, कुछ का इसके बाद करेंगे, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। लेकिन क्योंकि सच को सच कहें जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक कैसे होगा। इसमें अपनी बात खत्म करूंगा, आपको फैज अहमद फैज की एक नज्म से किस तरफ को चलती हैं अब हवा नहीं मालूम, हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम, रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं, कब कहां पे लुट जाए काफिला नहीं मालूम। तो ये स्थिति है और ये स्थिति चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, हम सब लोग ये मान के ये त्वरित घटना है, ये तुरंत नहीं है, ये एक बड़े गेम का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें ये भाजपा वाले आनंद ले रहे हैं और ये हंस रहे हैं। ये आपकी मेरी पीड़ा से उतने उद्वेलित और पीड़ित नहीं है, इनकी ये सैडिस्ट है, ये दूसरे की पीड़ा में आनंद अनुभव करते हैं, ये इनका दर्द है। और जैसे कि हेमंत अत्री ने कहा कि ये बांटने के मास्टर है डिवीजन के, तो ये अभी डिवीजन देखना है कि इस डिवीजन का पोलराइजेशन कैसे आने वाले दिनों में गहन होता है, वो सबसे बड़ी चिंता है। और ये कमेटी सब ढकोसला है। आप देखिए चुनाव होने से पहले तक इसी तरह लटका के रखेंगे किसानों। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद किसानों को भी ये बखूबी पता है, उनको भी ये पता है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, इसीलिए वो तमाम तरह की तैयारियां वो कर रहे हैं और उन तैयारियों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको ही पता है कि उनको अपनी मांगे आखिर किस सरकार से मनवानी है। उन्होंने इस सरकार को 10 साल देखा है और 13 महीने यहाँ पर जब वो बॉर्डर्स पर थे, जब 750 किसानों की शहादत हुई थी, तब भी उन्होंने देखा था कि इस सरकार का रवैया
क्या था और उनके ऊपर किस तरह के जुल्म किए गए थे, और वो भी देश के अन्नदाता पर। लास्ट कमेंट हेमंत अत्री जी आपसे मैं लेना चाहूंगी इस पूरे मामले पर। किसान आंदोलन को लेकर तो आपने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन जिस तरफ अनिल जी इशारा कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर एक तरह से पूरा बैन लगाया गया है, फाइनेंशियल बैन, और उसको किस तरह से देखा जाए, ये लोकतंत्र के लिए तो जाहिर सी बात है खतरनाक है ही, लेकिन ये लड़ाई और कितनी मुश्किल हो गई है विपक्ष के लिए। एक तरफ आप विपक्षी पार्टियों को तोड़ रहे हैं, आप जो इंडिया गठबंधन में दल शामिल हैं उनको डरा धमका रहे हैं और वो खुद छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को आप अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं, राज्यसभा का आप लालच दे रहे हैं, भारत रत्न को एक तरह से आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जरिया आपने बना लिया, और अब ये कांग्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है, ये कैसे इसको आप देखते हैं? आपके संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगी। बुशरा जी, देखिए, जो देश के मौजूदा हालात हैं और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, मुझे ये कहने में कतई भी संकोच नहीं है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ये देश एक चुनी हुई राजशाही की तरफ बढ़ रहा है, और उस राजशाही का कंट्रोल और कमांड केवल एक व्यक्ति के पास है। उसका कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश का कमांड एंड कंट्रोल जिस व्यक्ति के पास है, उसने इस देश को इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो आज किया गया है, ये आज नहीं, ये 3 दिन पहले किया गया था। जो अकाउंट्स है वो फ्रीज 3 दिन पहले किए गए थे। जब उनके चेक्स लगातार डिसऑनर होने लगे, तब उन्होंने पता करने की कोशिश की कि ये क्या हुआ है, तो पता लगा कि उनका तो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अब आप उस केस को देखेंगे क्या है, किस केस में किया गया उसको। 2018-19 के अंदर कांग्रेस पार्टी को अपनी जो अकाउंट स्टेटमेंट जो देनी होती है, टैक्स इनकम टैक्स फाइलिंग होती है, रिटर्न फाइल करनी होती है, वो फाइल करनी थी। 198 करोड़ का टोटल इनकम थी, 197 करोड़ का खर्चा था। वो किसी कारण से वो कुछ लेट हुई। उसका तरीका क्या है कि उस पर सरकार को नोटिस देते, और जैसा त्यागी जी ने कहा, वो कानून के मुझसे ज्यादा जानकार है, कि उससे जवाब तलबी करते, और उसके बाद जो करना था वो प्रोसेस आगे चलता। चुनाव की घोषणा से 3 महीने पहले मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने का मतलब समझती है आप? ये डेमोक्रेसी को फ्रीज करना है, जैसा खड़गे साहब ने कहा। बात वही नहीं रुकी। जब वो आज उसमें फर्स्ट अपेलाइट में गए, ITAT में गए, तो वहां पर और भी रोचक काम हुआ। उन्होंने कहा कि आप अपने अकाउंट्स को कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन 115 करोड़ रुपए से ऊपर, 115 करोड़ आपके अकाउंट में जो है, उसको उन्होंने फिक्स कर दिया कि उससे ऊपर जो भी है उसमें ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, और केस की सुनवाई हम बुधवार को करेंगे। तो मेरे आप जैसे लोगों ने सोचा, जब तक ऑर्डर नहीं आया था वर्बल, जब विवेक तनखा ने वीडियो किया, 2 मिनट बताया कि मैं आर्ग्यू करके आया हूं, और फर्स्ट जो बेंच नंबर 1 है इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी की, ट्रिब्यून की, उन्होंने हमें ये कर दिया है कि हमें रिलैक्सेशन दे दिया है, अकाउंट चलाते रहो। लेकिन जब वो ऑर्डर सामने आया, तो उसमें आया कि 115 करोड़ रुपया कोलेटरल रखना पड़ेगा, उससे ऊपर का जो है वो आप यूज कर सकते हैं। और बाद में पता लगा कि उनके खाते में 115 करोड़ रुपए ही नहीं। मीनिंग देयर बाई कि देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी 3 दिन अब से पहले और अगले बुधवार तक अपने खाते से एक नया पैसा निकाल नहीं सकती, क्योंकि 115 करोड़ तो उनके अकाउंट में है नहीं। ये आपने कभी सुना है क्या? हिंदुस्तान के इतिहास में, बुशरा जी मैं आपको बता दूं, राजमोहन गांधी जी ने अभी एक ट्वीट किया कि 1930-40 में कांग्रेस का अकाउंट अंग्रेजों ने बंद किया था, और आज 2024 में उन्हीं अंग्रेजों के चेलों ने कांग्रेस का दोबारा अकाउंट बंद किया है। तो सिमिलरिटी देखिए आप। ये इस देश को, जहां मुझे ये बताइए कि एक तो कांग्रेस पार्टी अभी जो उसका काम चल रहा है वो क्राउड फंडिंग से चला रहे हैं, सो कॉल्ड। जिस खाते में क्राउड फंडिंग के पैसे आ रहे थे वो भी बंद कर दिए, वो भी फ्रीज है। तो इस डेमोक्रेसी के अंदर जब आप प्रधानमंत्री संसद के पटल पर ये कहते हैं खड़े होकर कि कांग्रेस मुक्त भारत, आपने दुनिया में कोई ऐसा लोकतंत्र सुना है जहां पर विपक्ष ना हो? क्या किसी एक लोकतांत्रिक नेता की यह भाषा हो सकती है? RSS के स्कूल ऑफ थॉट में कहीं पर भी लोकतंत्र की कोई गुंजाइश होती नहीं। उनके सिलेबस में ये शब्द ही नहीं। उनके सिलेबस में शब्द है एक राजा। आज भी वही, जब सेंगोल को स्थापित कर रहे थे, और जो त्यागी जी ने कहा कि संसद में संविधान के सामने जिस तरीके से किया गया था, जो समझदार लोग थे वो समझ गए थे। और आज भी जिस तरीके के प्रपंच किए जा रहे हैं, पूरा देश समस्याओं से, संकटों से घिरा हुआ है। अब आपने जो जिस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला आप क्या मान रही है बुशरा जी? 16,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड। और 16,000 करोड़ रुपया आपको पता है कितना होता है? 160 अरब रुपया होता है। सरकार के संरक्षण में 160 अरब रुपए का मिस अप्रोप्रिएशन नहीं तो क्या हुआ इलीगल? कोई इसका जवाब देगा? और उसका सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी।
और मुझे तो पूरा शक है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, लेकिन अगर वो डिटेल्स बाहर आ गई तो भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। और अब पूरी जी पार्टी पिछले 2 दिन से उसका रास्ता ढूंढने में लगी हुई है कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि जैसे ही वो डिटेल्स बाहर आएंगी सारे क्विड प्रो को एक्सपोज हो जाएंगे, डेट वाइज एक्सपोज बिल्कुल। होंगे ये कि फला तारीख को कितना हुआ था, फला तारीख को कितना हुआ था। और आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी की गई उस समय भी चुनाव था। नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी केवल तैयार थी और बाकी, क्योंकि भाजपा ने तो किया ही था नोटबंदी, और बाकी सारी जी पार्टियों को कुछ पता नहीं था। तो हालत यह हुई कि वो तो बिल्कुल फाइनेंशियली ड्रेन कर दिए गए और भाजपा के पास केवल पैसा बचा। तो चुनाव परिणाम आपने देख लिए। अब जो है चुनाव की घोषणा से 2, 2.5, 3 हफ्ते पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया गया है, क्या वो रिपीटिशन नहीं जी है? तो बिल्कुल। मोदी जी बेसिकली जिस मुहाने पे आज ले आए हैं देश को, वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर देश चलाना नहीं कहते उसको, उसको देश हाँकना कहते हैं। और उसकी पूरी कमांड एंड कंट्रोल जिस तरीके से चंद व्यक्तियों के हाथ में दे दी गई है और जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। जो ये किसान सड़कों पे बैठे हैं, आपको पता है क्या मौसम है आज की तारीख में? कितनी धुंध है, कितनी ठंड है। आज वहां पर 2 मौतें हुई है, पता है आपको? एक किसान की जी डेथ हुई बिल्कुल। और एक सब इंस्पेक्टर थे, जीआरपी के सब इंस्पेक्टर थे, पानीपत के रहने वाले थे। दोनों की आंसू गैस की जो गैस थी उसमें घुटन से दोनों की मौत हुई है। बताइए क्या मिल बिल्कुल। रहा है? 750 जी किसान 13 महीने 500 378 दिन पहले चल बैठे रहे बेचारे। 750 किसान तब जी शहीद हुए थे। ऐसी कौन सी जिद है मोदी जी की कि जो उसको आम आदमी के हित से, देश के लैंड ऑर्डर के हित से, फ्री मूवमेंट के हित से, मतलब आप कमाल कर रहे हैं। आप 4 स्टेट्स बिल्कुल इस तरीके के हो गई यहाँ, आप आ जा नहीं सकते। और वो डबल इंजन की जी सरकार की उपलब्धि है गढ़वाल दरेवाली के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल। कोई मीडिया सवाल नहीं पूछता है, चारों तरफ कीर्तन चल रहा है। तो ये जो पूरी जी स्थितियां हैं बुशरा जी, ये बहुत भयावह भविष्य की तरफ संकेत कर रही है। देश को जागना होगा। और मैं तो आज ये बात बिल्कुल। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस देश में अगर कोई जागी हुई कौम है तो ये किसान भाई हैं, जो अपने संघर्ष के लिए, जो बिल्कुल। हितों के लिए जिन्होंने सरकार को पहले भी घुटनों पर लाया। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करें और शांति में उनकी जीत है, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हम तीनों ही मेहमानों ने यहाँ पर रखी हैं और जिस खतरे की तरफ इशारा किया है, वो ज़ाहिर सी बात है कई तरह के सवाल जो है वो खड़ा करता है और आगे आने वाले कुछ दिन जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की रूह जो है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। देखना होगा आगे इस मीटिंग से क्या नतीजा निकलता है जो और होने जा रही है, और उसके बाद किसान क्या फैसला करते हैं ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अपने कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, कीमती वक्त आपने अपना दिया, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार डीबी लाइव के साथ बने रहिए। तमाम जो अलग-अलग जो तमाम खबरें आ रही हैं उससे जुड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।